डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और सकुशल होंगे। साथियों, आज हम लोग राजनीति विज्ञान की एक बेहद महत्वपूर्ण सेक्शन है, वो है आपका तुलनात्मक राजनीति या कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। इसी के अंतर्गत आपको विश्व के प्रमुख संविधान पढ़ना होता है, जिसमें आप ब्रिटेन हुआ या चाहे यूएस हुआ, फ्रांस, कनाडा या आपका चाइना, स्विट्जरलैंड, इन सभी के संविधानों को आपको पढ़ना होता है। और ये जो आपका तुलनात्मक राजनीति है, ये खासकर यूपी पीजीटी का एग्जाम हो या आपका जीआईसी का या एलटी ग्रेड या एनटीए के द्वारा आयोजित जो आपकी परीक्षा होती है नेट की, उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो इस सेक्शन को आप बेहद महत्वपूर्ण समझिए और पूरा वीडियो देखिए और अपनी तैयारी को देखिए कि कितना आप तैयार हैं। देखिए, जो आपका स्टेट का पेपर होने वाला है वो सामान्य स्तर पर ही पूछा जाएगा, कोई डीप नहीं पूछा जाएगा। इसलिए मैं आपसे एक गुजारिश कर रहा हूँ कि जो भी पढ़ें थोड़ा सा ओवरव्यू या पूरे सेक्शन को टच कीजिए, चाहे आपका पॉलिटिकल थिंकर हो, थियरी, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी, और आपका इंटरनेशनल रिलेशन और आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन सभी सेक्शंस को टच कीजिए। ये नहीं कि केवल आप पॉलिटी के भरोसे बैठ गए, तो ऐसा नहीं है। तो सभी सेक्शन को टच कीजिए ताकि आप कम से कम 150 में से आप कम से कम 90 से 100 आप नंबर मिनिमम ला सकें। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश संविधान की विशेषता नहीं है। जो आपका ब्रिटिश संविधान है, देखिए जब संविधान को पढ़ते हैं तो उसमें विश्व में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक तो ब्रिटेन का संविधान और अमेरिका का संविधान, इन दोनों को आपको भरसक एकदम पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से आपकी संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था की शुरुआत होती है। तो आप कहीं भी जाएंगे तो इनको जरूर इनसे आपका सामना होगा, इसलिए इसको ढंग से पढ़ लीजिए। तो ब्रिटिश संविधान की विशेषता नहीं है। तो एक तो याद रखिएगा, वहाँ जो लिखित संविधान वो लिखित नहीं है। ब्रिटेन का जो संविधान है रीति रिवाजों, परंपराओं और अभिसमयों पर आधारित है। तो वहाँ का संविधान अलिखित है, लचीला है और संसदीय सरकार की व्यवस्था है, तीनों उसकी विशेषताएं हैं। लेकिन पहला यानी लिखित संविधान उसकी विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा देश संसदीय सर्वोच्चता का उदाहरण है। यानी जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी जो है, यानी संसदीय सर्वोच्चता का जो उदाहरण है वो है आपका कौन सा, वो है आपका ग्रेट ब्रिटेन, यानी आपका इंग्लैंड या ब्रिटेन का संविधान। देखिए वहां संसद संप्रभु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि 2009 तक ब्रिटेन में अपील की सर्वोच्च अदालत के रूप में कौन सी संस्था कार्य करती थी। यानी 2009 से पहले ब्रिटेन में यानी कि सर्वोच्च अपीलीय अदालत या न्यायालय के रूप में कौन सी संस्था कार्य करती थी, तो थी आपकी हाउस ऑफ लॉर्ड्स। 2009 से पहले वहाँ क्या था, सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में आपकी लॉर्ड सभा कार्य करती थी, याद रखिएगा। लेकिन 2009 के बाद इस परंपरा को समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटेन का निम्न सदन कौन सा है। तो ब्रिटेन का निम्न सदन आपका कौन सा है, हाउस ऑफ कॉमन्स, आम सभा, ऑप्शन ए। राजा कोई गलती नहीं कर सकता, द किंग कैन डू नो रॉन्ग, वाक्यांश किससे जुड़ा हुआ है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो राजा कोई गलती नहीं कर सकता, ये वाक्यांश आपका ब्रिटेन से जुड़ा है, यानी ऑप्शन डी। साथियों, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं, या इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसी चैनल के नाम से भी टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ आपको तमाम पीडीएफ अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हैं। मैग्ना कार्टा से जुड़ी एक ऐतिहासिक घटना कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो मैग्ना कार्टा से जो ऐतिहासिक जुड़ी हुई घटना कौन सी है, तो ये ऐतिहासिक घटना आपका ब्रिटेन से संबंधित है, ऑप्शन डी, मैग्ना कार्टा ब्रिटेन से संबंधित है। ब्रिटिश संसद का उच्च सदन कौन सा है। तो ब्रिटिश संसद का जो उच्च सदन है हाउस ऑफ, देखिए हाउस ऑफ कॉमन्स जो आपकी यहाँ की लॉर्ड आपके भारत की जो संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत, इसको लोकसभा समझिए, और राज्यसभा के रूप में वहाँ की क्या है, लॉर्ड सभा, यानी उच्च सदन। तो ये क्या है, ब्रिटिश संसद का उच्च सदन आपका लॉर्ड सभा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का चुनाव किसके द्वारा होता है, याद रखिएगा, ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है उसका चुनाव किसके द्वारा होता है। ये है आपका बहुमत दल के द्वारा होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री क्या है कि प्रधानमंत्री क्या है,
कि बहुमत दल का नेता है, निम्न सदन में बहुमत दल का नेता है या जो है आपका दोनों, खासकर आपके भारत में। तो ब्रिटेन का जो बहुमत दल का नेता होता है। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का जो गठन करता है वो याद रखिएगा, वो प्रधानमंत्री यानी पीएम करता है। नेक्स्ट है कि हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष यानी स्पीकर का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो हाउस ऑफ कॉमन्स के जो स्पीकर है उसका चुनाव हाउस ऑफ कॉमन्स के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। लेकिन जो आपके ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के जो अध्यक्ष होते हैं, अगर एक बार वो चुन लिए गए तो वो अपनी इच्छा से मतलब जितनी बार तक रहे उन्हीं को चुना जाता है। ठीक, एक बार का अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष, उसी के बारे में कहावत है। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का जो अधिकारी होता है, पीठासीन अधिकारी, वो होता है आपका स्पीकर या अध्यक्ष। जैसे कि आपके भारतीय भारतीय संसद में, लोकसभा में कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लॉर्ड सभा की हाउस ऑफ कॉमन के साथ सह समान शक्तियां किस संसदीय अधिनियम के द्वारा कम कर दी गई? क्वेश्चन नंबर 12 ये है 1911 के द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि लॉर्ड सभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो लॉर्ड सभा का पीठासीन अधिकारी होगा 13, तो लॉर्ड चांसलर होता है। ठीक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, संसद में राजा, किंग इन पार्लियामेंट का अर्थ है कि राजा क्या है? तो संसद में राजा का अर्थ होता है कि राजा संसद का अभिन्न अंग है। तो वहाँ का जो संसद है कि वहाँ ब्रिटेन की संसद जो है राजा, लॉर्ड सभा और आपके कॉमन सभा से मिलकर वहाँ की संसद बनती है। जैसे कि आपके भारत में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 15, दुनिया की सबसे शक्तिशाली निम्न सदन कौन सा है? दुनिया की सबसे शक्तिशाली जो निम्न सदन है वो आपकी है तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली निम्न सदन प्रतिनिधि सभा है, ये यूएस की प्रतिनिधि सभा है, ऑप्शन सी। 16, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने यूनानी नगर राज्यों के सिद्धांतों, मुद्दों और समस्याओं को समझने और उनका विश्लेषण करने के लिए तुलनात्मक पद्धति का उपयोग किया? तो ये है अरस्तु। इसी वजह से इनको तुलनात्मक राजनीति का जनक भी कहा जाता है। गलत कथन को पहचानिए। 17 कि तुलनात्मक राजनीति राजनीति के अध्ययन का आधुनिक तरीका है, सत्य है। तुलनात्मक राजनीति का दायरा बहुत व्यापक है, सही है। तुलनात्मक राजनीति अध्ययन के वैज्ञानिक अनुभवजन्य तरीकों पर निर्भर करती है, ये भी सत्य है। तुलनात्मक राजनीति आदर्श राजनीतिक संस्थाओं का सिद्धांत बनाने का प्रयास करती है, बिल्कुल नहीं। तो चौथा ऑप्शन गलत है, नहीं, डी इसका राइट आंसर होगा। 18 कि निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक राजनीति का एक लक्षण नहीं है? यानी तुलनात्मक राजनीति की एक विशेषता कौन सी नहीं है? तो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का आधुनिक तरीका सही है। तुलनात्मक राजनीति का ये भी सही है। तुलनात्मक राजनीति अध्ययन के वैज्ञानिक अनुभवजन्य तरीकों पर निर्भर करती है और तुलनात्मक राजनीतिक दायरा बहुत सीमित है, बिल्कुल नहीं, बहुत ही व्यापक है। तो डी इसका मतलब के लक्षण नहीं है, तो ऑप्शन डी सही है। 19 निम्नलिखित में से कौन सा विषय तुलनात्मक राजनीति के दायरे में शामिल नहीं है? 19 तो तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र से कौन संबंधित नहीं है? तो है आपका राजनीति के पर्यावरण और बुनियादी ढांचे का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 20 ग्रेट ब्रिटेन का पहला ऐतिहासिक चार्टर मैग्ना कार्टा किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो ये 1215 में हुआ था। नेक्स्ट है कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ की प्रणाली कहाँ विकसित हुई? तो रूल ऑफ लॉ का जो जनक है वो आपका ग्रेट ब्रिटेन है। दुनिया की सबसे पुरानी संसद कौन सी है? तो दुनिया की सबसे पुरानी संसद जो है वो है आपकी ब्रिटिश संसद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 गौरवशाली क्रांति या ग्लोरियस रेवोल्यूशन किस वर्ष हुई थी? ये 1688 में हुई थी।
अगला प्रश्न 24, ग्रेट ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ग्रेट ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री आपके रॉबर्ट वॉलपॉल हुए। ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधान ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री को सभी प्रधानमंत्रियों के लिए आदर्श माना जाता है? 25, ये है आपकी ग्लैडस्टोन। द्विसदनी यानी दो सदन प्रणाली कहाँ विकसित हुई? तो द्विसदनात्मक व्यवस्था आपकी विकसित हुई कहाँ? ग्रेट ब्रिटेन में। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 27 बेहद महत्वपूर्ण है। शैडो कैबिनेट क्या है? तो शैडो कैबिनेट या छाया मंत्रिमंडल इसी को बोलते हैं। ये है आपका विपक्ष के नेता द्वारा संगठित एक मंत्रिमंडल, बेहद महत्वपूर्ण है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया आपसे। ब्रिटेन की क्राउन एक संस्था है जिसमें शामिल है क्या? तो ब्रिटेन का क्राउन जो है उसमें यानी राजा, संप्रभु, लॉर्ड सभा और हाउस ऑफ कॉमन शामिल है। ऑप्शन डी। यहाँ संप्रभु का मतलब कि स्वयं राजा हुआ, या क्या मतलब कि राजा और लॉर्ड सभा और हाउस ऑफ कॉमन्स, इसी को क्राउन भी बोल सकते हैं। वेस्टमिंस्टर मॉडल का अर्थ क्या है? तो वेस्टमिंस्टर मॉडल का अर्थ है ब्रिटिश संसदीय सरकार या प्रधानमंत्री प्रधानमंत्रित्व प्रधानमंत्री प्रणाली या प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या संसदीय सरकार, इसी को बोलते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वेस्टमिंस्टर मॉडल बोलते हैं, या मंत्रिमंडलीय सरकार, जो भी हो वही सही होगा इन चार ऑप्शन में से। 30 क्या है? मंत्री स्तरीय उत्तरदायित्व मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या तात्पर्य है? तो मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी से तात्पर्य है कि राजा के प्रति मंत्रियों का उत्तरदायित्व, संसद के समक्ष प्रत्येक मंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, तीनों शामिल है। तो डी होगा ये सभी। नेक्स्ट है, ब्रिटेन में बजट कौन तैयार और प्रस्तुत करता है? तो ब्रिटेन में बजट तैयार करने का कार्य और प्रस्तुत करने का कार्य जो है आपका एक्सचेकर के चांसलर हैं, चांसलर ऑफ एक्सचेकर। नेक्स्ट है 32, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश प्रधानमंत्री से संबंधित नहीं है? तो याद रखिएगा ब्रिटिश प्रधानमंत्री से संबंधित कौन सा नहीं है? तो शैडो कैबिनेट का गठन करना या फॉर्मेशन ऑफ शैडो कैबिनेट, ये विपक्ष का काम है, न कि प्रधानमंत्री का। ऑप्शन डी। एक बार अध्यक्ष हमेशा के लिए अध्यक्ष, वंस स्पीकर इज ऑलवेज अ स्पीकर, वाक्यांश किससे जुड़ा है? तो ये ग्रेट ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, ग्रेट ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? 34, तो पहली महिला प्रधानमंत्री थी मार्गरेट थैचर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि मार्गरेट थैचर ग्रेट ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री किस दल से संबंधित थी? ये थी कंजर्वेटिव पार्टी से। 36, कि ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने द्वितीय विश्व युद्ध में देश को जीत दिलाई? 36, ये था आपका विंस्टन चर्चिल। कंगारू क्लोजर का अर्थ क्या है? तो कंगारू क्लोजर का अर्थ है कि चर्चा के लिए सबसे महत्वपूर्ण विधेयकों का चयन करने की अध्यक्ष की शक्ति, ऑप्शन ए। बकिंघम पैलेस किसका आधिकारिक निवास है? तो बकिंघम पैलेस क्या है? ग्रेट ब्रिटेन की महारानी या क्राउन या राजा का आधिकारिक निवास है, ऑप्शन डी। ग्रेट ब्रिटेन का सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट किस वर्ष स्थापित किया गया? तो वहां 2009 में किया गया। 40, जब भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली तब ग्रेट प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे आपके क्लीमेंट एटली, ऑप्शन बी। प्यारे साथियों, आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से आपको जुड़ना ही चाहिए। देखिए, इस चैनल के माध्यम से जो साथी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि हम लोग उनके लिए तमाम जो PYQs हैं और जो बेटर से बेटर कंटेंट अवेलेबल है, चाहे वो सेक्शन वाइज हो चाहे टॉपिक वाइज हो, जो भी हो हम लोग आपको अवेलेबल कराने का भरसक प्रयास करते हैं ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो ज़रूरी है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। निम्नलिखित में से कौन कानून के शासन रूल ऑफ लॉ के जाने माने व्याख्याकार हैं? तो ये है आपके रूल ऑफ लॉ के जनक एवी डाइसी। ब्रिटेन में संसद को कौन बुलाता और सत्रावसान करता है? संसद के सत्र को कौन बुलाता है और उसका सत्रावसान कौन करता है? तो है आपका राजा।
नीति निर्धारण मुख्य रूप से किसका कार्य है? नीति का निर्धारण किसका कार्य है? ये जो आपकी कैबिनेट होती है उसी का काम होता है पॉलिसी का निर्माण करना, ऑप्शन ए। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी का पुराना नाम क्या था? तो ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी का पुराना नाम टोरीज था, ऑप्शन ए। टोरी दल और व्हिग दल वहाँ के पुराने दो राजनीतिक दल थे, उन्हीं का नाम उनमें से एक था टोरी, और वही फिर आगे लिबरल पार्टी बनी। प्रोफेसर एवी डाइसी के कानून के शासन ने रूल ऑफ लॉ की अवधारणा की व्याख्या अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में की। यानी रूल ऑफ लॉ के जनक तो एवी डाइसी, कोई दिक्कत, लेकिन वो किस पुस्तक में इसकी व्याख्या करते हैं? तो उनकी पुस्तक है द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 46 की 1776 में अपनाया गया स्वतंत्रता की घोषणा यानी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस से किसका जन्म घोषित करती है? ये आपका यूएस का, अमेरिकी का, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का अग्रदूत कौन था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का अग्रदूत है परिसंघ के अनुच्छेद, ये आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन। कांग्रेस ने परिसंघ के अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन किस वर्ष अपनाए? 1777 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेफरसन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से किसे अर्ध देवताओं की सभा यानी एन असेंबली ऑफ डेमी गॉड्स के रूप में सलाम किया गया है? तो ये फिलाडेल्फिया कन्वेंशन 1787 का, ऑप्शन बी। 1787 की प्रसिद्ध फिलाडेल्फिया कन्वेंशन का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे जॉर्ज वॉशिंगटन, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन हुए। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान कौन सा है? दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। देखिए, अगर पुराना संविधान आ जाए, अगर उसमें कोट न करे कि लिखित या अलिखित या नहीं है, तो ब्रिटेन का होगा। अगर उसमें ऐड कर दिया कि लिखित संविधान, तो अमेरिका का हो जाएगा। 53, निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषता नहीं है? तो वहाँ लोकप्रिय संप्रभुता है, संघीय प्रणाली है, और नियंत्रण और संतुलन यानी मतलब चेक एंड बैलेंस सिस्टम है, लेकिन वहाँ अलिखित संविधान नहीं है। ये ब्रिटेन की विशेषता न कि यूएस की, तो डी राइट आंसर होगा। दुनिया के किस संविधान को ग्लैडस्टोन ने मानव के मस्तिष्क और उद्देश्य द्वारा एक निश्चित समय पर तैयार किया गया सबसे अद्भुत कार्य कहा है? किसको ये कहा गया? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को ग्लैडस्टोन के द्वारा, ऑप्शन डी। अमेरिकी संविधान में निहित शासन प्रणाली कैसी है? तो अमेरिकी शासन में जो आपकी वहाँ की शासन व्यवस्था वो क्या है? एक फेडरल सिस्टम, एक संघीय प्रणाली है। 56, संयुक्त राज्य अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास निहित हैं? बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्य सरकारों के पास है, लेकिन जब आप भारत में आते हैं, ये अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हो जाती हैं? तो केंद्र के पास हो जाती हैं। ये याद रखना, इसीलिए कंफ्यूजन होता है, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। 57 है, अमेरिकी संविधान के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच विवादों का निपटारा कहाँ होना चाहिए? तो ये होना चाहिए आपका तो फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय में। अगला प्रश्न देखिए 58, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक के रूप में किसे माना जाता है? तो सेपरेशन ऑफ पावर के जो सिद्धांतकार हैं, प्रवक्ता हैं, वो है आपके मॉन्टेस्क्यू, और उनकी पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ लॉज। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मॉन्टेस्क्यू से। 60, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत किसके साथ समर्थक है? ये समर्थक है आपका नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत या चेक एंड बैलेंस सिस्टम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, यदि कोई विधायी उपाय या कार्यकारी कार्रवाई संविधान के लिए हानिकारक है तो उसे रद्द करने की न्यायपालिका की शक्ति है। यह सिद्धांत कहाँ है? यह इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? इसको न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्वलोकन या जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, ऑप्शन ए। अमेरिकी संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायी शक्ति कांग्रेस में निहित करता है? तो यह आपका आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1। अमेरिकी संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित करता है? तो वह है आपका आर्टिकल 3। यहाँ याद रखिए कुल 7 अनुच्छेद हैं यहाँ अमेरिकी संविधान में। अमेरिकी संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक शक्ति यूएस के सर्वोच्च न्यायालय में निहित करता है? तो वह आर्टिकल 3। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता नहीं है?
तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 14 वर्षों से संयुक्त राज्य अमेरिका का निवासी हो। ये तीनों ही अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए ज़रूरी शर्तें हैं, लेकिन अमेरिकी सीनेट का सदस्य होना ये बिल्कुल सत्य नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम जो 4 बार अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए चुने गए, कौन थे वो? यानी जो अमेरिका के 4 बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए, कौन से राष्ट्रपति थे? तो वो थे आपके फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। नेक्स्ट है, यदि कोई अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मर जाता है तो उसका उत्तराधिकारी कौन होता है? ये होता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति। 68 एक अमेरिकी राज्य से सीनेट के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो एक अमेरिकी राज्य से सीनेट के लिए 2 सदस्य चुने जाते हैं, यानी वहाँ समान प्रतिनिधित्व पर प्रणाली आधारित है। 50 राज्य है, 50 राज्यों से आपके 2-2 सदस्य चुने जाते हैं, तो इसलिए इनकी कुल सदस्य संख्या 100 हो जाती है। सीनेट के लिए 100 सदस्य हैं, यानी वहाँ की कांग्रेस का जो उच्च सदन है, उसमें क्या है? समान प्रतिनिधित्व है, उनकी सदस्य संख्या कितनी है? 100। 69 कि अमेरिकी राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति को उसकी पद की शपथ, उसकी पद और गोपनीयता की शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास का क्या नाम है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति के जो आधिकारिक निवास है वो है, उसे बोलते हैं व्हाइट हाउस। हाउस ऑफ कॉमन्स और सीनेट। ये क्वेश्चन देखिए आपका मिसमैच है, टाइप नहीं हुआ ढंग से, छूट गया क्वेश्चन ही। चलिए, ये हो सकता है आपका कि सॉरी, देखिए ये आपका मिसमैच है क्वेश्चन, ठीक है। ये नंबरिंग में थोड़ा सा गलत हुआ है, यहाँ 71 होना चाहिए। अमेरिकन कांग्रेस के 2 सदन कौन-कौन से हैं? तो आपको पता ही है, एक हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड द हाउस सीनेट। कांग्रेस के 2 सदन हैं। अमेरिका के संसद को हम कांग्रेस बोलते हैं, उसके 2 सदन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। सीनेट वहाँ का उच्च सदन है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव निम्न सदन हुआ। याद रखिएगा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है दुनिया के सर्वोच्च शक्तिशाली प्रथम सदन यानी निम्न सदन, और हाउस ऑफ सीनेट जो है दुनिया की सर्वोच्च द्वितीय सदन है। प्रतिनिधि सभा का सदस्य बनने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो है 25 वर्ष। प्रतिनिधि सभा का सदस्य किसका निवासी होना चाहिए? तो उस राज्य का जहां से वह चुना जाता है। इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका में जरीमेंडरिंग का अर्थ क्या है? तो वहाँ के जरीमेंडरिंग का अर्थ है कि जिलों को इस तरह से समायोजन की प्रमुख दल के हितों की पूर्ति हो। कैनन विद्रोह क्या था? तो कैनन विद्रोह जो आपका कैनन रिवॉल्ट है वो क्या है? तो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में 1910 में अध्यक्ष द्वारा शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ एक विद्रोह। ऑप्शन ए। प्यारे साथियों, प्लीज चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए, आप सपोर्ट करते हैं तो हम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और बेहतर हम लोग करने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए, ये जितने भी टेस्ट पेपर हम लोग दे रहे हैं आप लोगों को या सॉल्व करा रहे हैं, इसको आप संभाल के रखिए, इसको रिवाइज कीजिए। और साथियों, मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये भी जितने पेपर हैं हम लोग करा रहे हैं, ये आपके खास जो साथी एनटीए की तैयारी कर रहे होंगे, एनटीए नेट की, उनके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको चैनल से जरूर जरूर जुड़ना चाहिए। चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिनिधि सभा का फ्लोर लीडर कौन होता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधि सदन में जो फ्लोर लीडर है, सदन का जो नेता है, प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष होते हैं, द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 प्रमुख दल हैं, कौन-कौन से? एक है डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। फ्रांस के 5वें गणतंत्र के संविधान के तहत फ्रांस के पहले राष्ट्रपति कौन हुए? तो हुए आपके जनरल डी गॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, फ्रांस के 5वें गणतंत्र का संविधान किस दिन लागू हुआ? ये हुआ 4 अक्टूबर 1958 को लागू हुआ पंचम गणतंत्र। 5वें गणतंत्र के तहत फ्रांसीसी सदन के 2 सदन कौन-कौन से हैं? तो हैं राष्ट्रीय सभा और सीनेट, नेशनल असेंबली और सीनेट। 81 देखिए कि फ्रांसीसी सदन का निम्न सदन कौन सा है? तो राष्ट्रीय सभा, नेशनल असेंबली है। फ्रांसीसी संसद का जो निम्न सदन है, राष्ट्रीय सभा। फ्रांसीसी कानून और न्यायिक प्रणाली पर किसकी छाप है? तो वहाँ के रोमन कानून का छाप है।
फ्रांस में कोर्ट ऑफ कैसेशन क्या है? फ्रांस में कोर्ट ऑफ कैसेशन की सामान्य अदालतों में सबसे ऊपर है। स्विट्जरलैंड में कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। तो स्विट्जरलैंड में कार्यकारी या एग्जीक्यूशन जो आपकी एग्जीक्यूटिव पावर है किसमें निहित है? तो संघीय परिषद फेडरल काउंसिल में। अगला प्रश्न है, स्विस विधानमंडल के उच्च सदन को इस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? स्विस विधानमंडल का जो उच्च सदन है उसको हम बोलते हैं राज्यों की परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स। स्विस संघीय विधानमंडल का निम्न सदन कौन सा है? तो है राष्ट्रीय परिषद, नेशनल काउंसिल। 100 फूल खिले, 100 फूलों को खिलने दो, 100 विचारधाराओं को प्रतिस्पर्धा करने दो, लेट द 100 फ्लावर्स ब्लॉसम एंड लेट द 100 स्कूल्स ऑफ थॉट ऑफ कंटेंट। ये शब्द किसने कहे थे? ये स्वयं माओ से तुंग ने कहा था। ऑप्शन डी। 88 कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन किस वर्ष से शुरू हुआ? तो ये 1949 से शुरू हुआ, चीनी क्रांति से। चीन में सांस्कृतिक क्रांति कल्चर रेवोल्यूशन किसने शुरू की? इसकी शुरुआत किसने की? कल्चर रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो चीन से है। और किस नेता से संबंधित है? माओ से तुंग से। कम्युनिस्ट चीन के 1982 के संविधान द्वारा राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग कौन सा है? तो है राष्ट्रीय जन कांग्रेस, एनपीसी या नेशनल पीपल कांग्रेस। 91 1962 के भारत चीन युद्ध के समय चीन के प्रधानमंत्री कौन थे? चाउ एन लाई थे। नेक्स्ट है, और इन्हीं के बीच चाउ एन लाई और जवाहरलाल नेहरू के बीच में पंचशील समझौता भी हुआ, ये भी याद रखिए। पंचशील सिद्धांतों पर हस्ताक्षर किसके बीच किए गए थे? देखिए आएंगे पास भारत और चीन, जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई के बीच में। चीन ने भारत पर किस वर्ष हमला किया? तो ये 1962 में किया गया चीन के द्वारा। पंचशील पर हस्ताक्षर किनके बीच किए गए थे? तभी हमने इसका आंसर बताया, नेहरू और चाउ एन लाई। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक सदनीयता या यूनिकैमरलिज्म का अनुसरण करता है? इनमें से होगा आपका कौन? कम्युनिस्ट चीन, साम्यवादी चीन। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को एक किस रूप में वर्णित करता है? तो यूनियन ऑफ स्टेट्स या राज्यों के संघ के रूप में अनुच्छेद 1 वर्णित करता है भारत को। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो ये जो फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 में हुई है। और फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख नारे कौन कौन से हैं ये भी आपको याद होने चाहिए। स्विट्जरलैंड में संघीय परिषद यानी फेडरल काउंसिल में कितने सदस्य हैं? तो 7 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 99 कि स्विस महासंघ, स्विस फेडरेशन जो है उसकी एक संघीय इकाई को किस नाम से जाना जाता है? स्विस महासंघ की संघीय इकाई को किस नाम से जाना जाता है? तो हम बोलते हैं उसे कैंटन्स। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 सांस्कृतिक क्रांति कल्चर रेवोल्यूशन के निर्विवाद नेता कौन थे? तो ये थे आपके माओ से तुंग। तो ये था आपका कंपेटिटिव पॉलिटिक्स से बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 100 प्रश्नों का सीरीज है, इसको आप सॉल्व कीजिए। इससे पहले भी हम लोग कंपेटिटिव पॉलिटिक्स का एक और सॉल्व किए, लगभग 200 क्वेश्चन है उसमें, उसको भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन का भी सॉल्व करेंगे। तो आप चैनल पर बने रहिए, विजिट करते रहिए और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही आपके लिए भी लाभदायक होगा, हम लोग के लिए भी लाभदायक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।